हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए प्राचीन भारत का इतिहास मैं लेके आई हूँ और एक ही वीडियो में कवर सारे आपके पीवाईक्यूज़ कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ भी मैं करा चुकी हैं, नहीं देखी वो देख सकते हैं। और ये मैं इस सेशन की जो है फर्स्ट वीडियो करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे फर्स्ट है, कह रहे हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो भारत में यानी कि इंडिया में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो हमारे कहाँ से हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें यहाँ पे आपको डिटेल भी दे रखी है, पर हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है तो क्या हम लोग इतना डिटेल में पढ़ें। तो चलिए हम इनको जल्दी से इनके जो भी पीवाईक्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है वो हमारा कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। किसको? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कह रहे हैं कि जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे उन पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर जो रंग था वो कौन सा था? तो उन पर जो रंग था वो कैसा था? लाल था। कैसा था? लाल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे करें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो थी किस युग की है? तो सिंधु सभ्यता जो था किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो पड़ती थी हमारी कहाँ में पड़ती थी? आग ऐतिहासिक काल में पड़ती थी। कहाँ? आग ऐतिहासिक काल में पड़ती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो क्या थी? तो ये जो विशेषता थी वो क्या थी? कि पकी ईंट से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? वो थी पकी ईंट से बनी इमारतें थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो हमारा क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो हमारा गुजरात में है? तो कौन सा है? हमारा लोथल। कौन सा है? लोथल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल ने टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ था, टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ था वो हमारा कहाँ से होता है? बनावली से प्राप्त हुआ था। कहाँ से होता है? बनावली से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कौन सा ऐसा हड़प्पन का नगर था जहाँ पे जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ पे मिले थे? कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में मिले थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन संबंधित नहीं थे? तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कौन संबंधित नहीं थे? वो हमारे कौन थे? वीके स्मिथ थे। कौन थे? वीके स्मिथ जो थे वो हड़प्पा कालीन तो जो थे उससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है, जो बोगस कोई है उसका महत्व किस लिए है? तो उसका महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा युद्ध था जो प्रसिद्ध 10 राजाओं, कौन से 10 राजा यानी कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो कहाँ पे हुआ था? हमारा पुरुषणी में। कहाँ पे? पुरुषणी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? तो ऋग्वेद में कह रहे हैं कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल है जो पूरी तरीके से सोम को क्या करता है? समर्पित करता है। तो कौन करता है यहाँ पे? नवा मंडल। कौन सा है? हमारा नवा मंडल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो गए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है? 14। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? हमारा यहाँ पे जो है किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है तो वो हमारा कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो हमारा कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस भारतीय दर्शन ने किसका? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? हमारा वैश्विक ने किया
किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन देख लीजिए, काय में आया था, प्री में आया था, बीपीएससी प्री में आया था, 1997 में आया था, 2005 में आया और 2011 में आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का जो पहला शिष्य यानी कि प्रथम शिष्य था, स्टूडेंट था, वो कौन था? जमाली था। कौन था? हमारा जमाली था। कौन था? जमाली था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? यहाँ पे सारनाथ में दिया था। कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हमारा कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो हमारे किसकी? बौद्ध की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 है, त्रिरत्न या फिर 3 रत्न जैसे स्टिक ज्ञान, सच्ची आस्था और स्टिक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो निम्न में से किससे संबंधित है? हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो किससे? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कहने के ऐसी कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बिल्कुल एक सी समान नहीं है? तो कौन सी है? आत्मदमन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? तो कौन सी पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो था किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? मखली गोसाल थे। कौन से? मखली गोसाल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? उदयन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसके द्वारा? तो उदयन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो निम्नलिखित में से किस राजा ने, कौन से राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था? यहाँ पे उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, कहाँ? वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी है वो कौन सी है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगृह गिरिव्रज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के जो वंश का नाम था वो हर्यक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहे हैं कि सैंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो थी वो किसने की थी? विलियम जोस ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 36 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जो ब्राह्मी लिपि थी उसको सबसे पहले कह रहे हैं कि किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 37 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो क्या था? इंडिका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। इंडिका के जो लेखक थे वो कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम था इंडिका था। देखिए आप सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए थे और घटना चक्र बुक में ये सभी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। मेगास्थनीज दूध था। मेगास्थनीज जो दूध था वो किसका था? तो वो किसका था? वो सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज दूध था, ये क्या था? एक दूध था, किसका था? सेल्यूकस का दूध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहे हैं अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य जो सम्राट था वो कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट तो कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। कौन सा था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। किस अभिलेख में रुद्रामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किस अभिलेख में? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें क्या है? रुद्रामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। कहाँ है? जूनागढ़ में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 42 है। निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो निम्नलिखित राजाओं में से किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसको था? खारवेल को था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनका जो संबंध था किससे था? तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था वो किससे था? तो जो संबंध था वो किससे था? तो हमारा जो इसका किसका कैसे था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 44 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? कह रहे हैं कि प्राचीन भारत का जो नेपोलियन था वो किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। सम्राट गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया थे। तो गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को क्या किया था? पराजित किया था। कौन था? स्कंद गुप्त था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 46 है। किस प्रकार की भूमि को आपृत कहा गया है? तो किस प्रकार की भूमि को क्या किया? आपृत कहा गया था। तो आपृत जो था वो किस भूमि को कहा गया था? तो आपृत जो भूमि को कहा गया था किस भूमि को कहा गया था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा गया था। किसे कहा था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। कह रहे हैं कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी वो कब से कब तक की थी? तो 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक की थी, यानी कि 5 साल की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री तो ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? यहाँ पे हेन सांग ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम जो था वो क्या था? राज तरंगिणी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो कहाँ था? ये जो था बिहार राज्य में था। कहाँ था? बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नान्य देव थे। कौन थे? नान्य देव थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे अंतिम शासक पूछा है तो अंतिम शासक कौन था? वो हरि सिंह था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो किस काल में अछूत की अवधारणा? तो अछूत की अवधारणा किस काल में जो थी उद्घृत हुई थी? किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कह रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए 47 वीपीएससी का एग्जाम में प्री एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? हमारे महाकश्यप थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? वो हमारी हुई थी राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्ध ने जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया। ये 2 स्तंभों में स्तंभ देखिए, एक स्तंभ दे रखा है और यहाँ पे दूसरा सेकंड स्तंभ दे रखा है। कौन सा दे रखा है? स्तंभ 1 दे रखा है, स्तंभ B दे रखा है, यहाँ पे सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन,
निधन, सही मिलान यहाँ पे करना है। तो किसका यहाँ पे देखते हैं सही मिलान क्या है। तो यहाँ पे देखिए सी वाले को यहाँ पे सही मिलान कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आंसर जो है इसका हमारा सी है। तो सी, तो पहले को हम किससे मिला देंगे, तो जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद जो था ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की थी बोधगया में की थी। नेक्स्ट इनका था कि तीसरा था प्रथम प्रवचन। तो प्रथम प्रवचन जो था इन्होंने कहाँ लिया था, सारनाथ में लिया था। और निधन जो इनका हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, इनका जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 58 है, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोधगया में अभी पढ़ा था हमने, ज्ञान प्राप्ति कहाँ किसे हुई थी, तो कैसे हुई थी, गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ, तो बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो कहाँ हुई थी, कहाँ थी, वैशाली में थी। कहाँ थी, वैशाली में थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जनपदों की जो सूची है वो कहाँ उपलब्ध है, तो वो हमारी जो उपलब्ध है वो कहाँ उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में है। तो कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में है। कहाँ है, 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो वो किस युग में हुई थी, कब हुई थी, तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व में, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो हमारा जो है पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बौद्ध धर्म दर्शन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो क्यों लागू की गई थी, कौन सी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, क्यों लागू, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 66 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और कथन बी, दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और कथन ए हमारा दे रखा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण इसका क्या था, महाविहार को राजकीय परिचय मिलना बंद हो गया था। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा सही है, बी आंसर सही है। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कह रहे हैं कि जो ए है और आर है तो दोनों सही, लेकिन जो आर व्याख्या कर रहा है ए की, तो वो सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो कौन प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष जो हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था, तो किस शताब्दी में हुआ था, वो हमारा हुआ था 20वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो कह रहे हैं कि जो मगध की राजधानी थी वो कौन सी थी, मगध की राजधानी, देखिए इसमें जो आपका आंसर है मगध की राजधानी, तो दिए गए विकल्प में 2 ए और सी सही है। तो इसमें जो मगध की राजधानी बता रहे हैं कि इसमें जो मगध की राजधानी कौन सी है, तो दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी क्या है, ए सही है, पाटलिपुत्र भी और चंपा सही है। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीविस थी, जो आरंभिक राजधानी थी वो ग्रीविस थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और जो उदयन था उसने जो था पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध राजधानी की बनी रही। तो इसमें दोनों दे रखे हैं, लेकिन आपका जो है आपको दोनों नहीं लगाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69 है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो देखिए चलते हैं कौन सी राजधानी थी। यहाँ पे हमारा जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो ई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो कह रहे हैं कि नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो किसने किया था, मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। किसके ग्रंथ में, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या हुआ, वर्णन हुआ है, वो क्या है। तो वो क्या है, विशाख दत्त है। क्या है, विशाख दत्त है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। कौन था समकालीन, घननंद था। कौन था, घननंद था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था वो किससे बना था। तो किससे बना था, लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 74 है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। कह रहे हैं कि अष्टप्रधान का जो गठन किया था वो किसने किया था। तो अष्टप्रधान का जो गठन किया था वो किसने किया था, शिवाजी ने किया था। किसने किया था, शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय जो थी किस राजा ने प्राप्त की, तो किसने की थी, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहे हैं कि अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिससे ये प्रमाणित हुआ है, पता चला है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वो कहाँ था, पश्चिम भारत पर था। तो यहाँ पे कहना का कौन सा सही है। तो इसमें क्या है, अशोक रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख से का अभिलेख से कौन से रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख से ये पता चला है कि जो यहाँ पे कौन थे, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कहने निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में जो था वो सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं था, तो अशोक के साम्राज्य में हमारा जो तो क्या था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कह रहे हैं कि जब अशोक का शासनकाल चल रहा था उस समय जो बौद्ध सभा थी वो किस नगर, यानी कि किस नगर में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, जो अशोक की शिलालेख में जो भाषा थी वो कैसी थी। तो अशोक की शिलालेख की जो भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी लिपि जो थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता था, दाहिने ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 करें, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। जो धम्म था अशोक में जो था धम्म इसका मूल संदेश क्या था। तो धम्म का जो मूल संदेश क्या था, अशोक धम्म का एक नैतिक संहिता थी। देखिए इसको डिटेल में हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक ने अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, आप अपानिसवे बहुकायने दया दाने सच सावे मादय साधवे, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा, तो इसका क्या कर रहे हैं, स्वभाव में मधुरता। धम्म के मूल संदेश में शांति और, तो धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा बड़ों का सम्मान था। तो शांति और अहिंसा बड़ों का सम्मान था। क्या था, शांति और अहिंसा बड़ों का सम्मान था। क्योंकि ये क्वेश्चन जो इसमें जो कह रहे हैं कि अशोक के धम्म का क्या था, संदेश था। तो इसमें देखिए शांति और अहिंसा और बड़ों का सम्मान था। क्योंकि आपको जो है इसमें जो है एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो इसमें जो है ये दोनों चीज़ें थी, तो इसमें एक जगह पे दोनों चीज़ों को नहीं दे रखा, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 82 है, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऐसा कौन सा स्तंभ था जिसमें केवल स्वयं को अशोक ने क्या बनाया था, मगध का सम्राट बताया था। कहाँ बताया था, तो यह बताया था बाबरू स्तंभ में, भारबरू, तो कहाँ बताया था, भारबू स्तंभ में बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, अपने शिलालेख में अशोक सामंता किस नाम से जाने जाते थे। तो अपने शिलालेखों में जो अशोक को नाम दिया जाता था वो क्या नाम दिया जाता था, तो क्या नाम दिया जाता है यहाँ पे, प्रियदर्शी। क्या किया जाता है, प्रियदर्शी। अशोक को अपने शिलालेख में उनको प्रियदर्शी के नाम से जानते थे लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 84, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो किस पर
अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो कहाँ डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर डाला गया था प्रकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो जो कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो किस विषय पर आधारित है? तो वो किस विषय पर आधारित थी? तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक पर थी। तो यहाँ पर कौन सा है? कौटिल्य के चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र सिद्धांत पुस्तक थी, इसमें से कौन सा? तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दे नहीं रखा है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 86 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज जिसकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। इन्होंने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इन्होंने भारत समाज को जो श्रेणियों में विभाजित किया था वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो उल्लेख किया गया है तो मौर्य साम्राज्य का, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो मौर्य साम्राज्य कौन सी पुस्तक में? मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक है उसमें मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयन सी किसने लिखी थी? इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी प्लस किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो पुस्तक जो थी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन, एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। ये रोमन मिस्र बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। तो किसने लिखी थी? तो इसे लगभग 60 ईस्वी से अलेक्जेंड्रिया के नाम से अनाम नाविका ने लिखा है। तो किसने लिखा? अनाम नाविका ने लिखा। तो यहाँ पे आपका कोई आंसर नहीं है, तो अनाम नाविका ने किसने लिखा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल जो रखी है वो लिखे है अनाम नाविका ने लिखा। इसे भारत ने आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। तो कौन सी पुस्तक में? जो हमारी ऊपर पुस्तक दे रखी है, तो पेरिप्लस। तो इसमें में से कौन सी है? तो इसमें में से किसी ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। कहना है कि वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन क्या है? उपलब्ध है। वो कौन सा है? इंडिका। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 90 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र, कौन? पाटलिपुत्र को किस शासक ने, कौन से शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 91 है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो था वो किसने किया था? स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो विमा कद फिसेस ने किया था। किसने किया था? विमा कद फिसेस ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 92 है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की गांधार शैली जो थी वो कौन से समय में जो थी फली फूली? किसमें? कुषाणों के समय में फली फूली। तो कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में क्या हुई थी? फली फूली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? किसने की थी? कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कह रहे हैं कि शुंग वंश के बाद, किस वंश के बाद? शुंग वंश के बाद जो था भारत ने शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? किसने किया था? यहाँ पे राज किया था कान्वा कर्ण, यानी कि कर्ण ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा लेक अभिलेख के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 96 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का क्रमिक पतन, जो नगर के थे वो खत्म हो गए थे, तो किस काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी? कौन सा काल था? गुप्त काल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 97, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा बंदरगाह जो था, कह रहे हैं कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा यहाँ पे बंदरगाह है? तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। तो कौन सा था गुप्त काल में? तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन से काल में? गुप्त काल में
गुप्त काल में बंगाल में ताम्र बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ क्या था, व्यापार किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो पश्चिमी भारत, यहाँ पे क्या कौन सा भारत है, यहाँ पे गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था। तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। तो यहाँ पे उत्तर भारतीय व्यापार के लिए आंसर दे नहीं रखा, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए जो ताम्र लिपि है, तो ये जो है आपका दे रखा है, लिपित एक प्रमुख बंदरगाह है, तो गुप्त काल में बंगाल में, ये कहाँ है, बंगाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो किस वंश में दिया था, किसने दिया था, गुप्त वंश में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 99 है, क्वेश्चन नंबर 90, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी, उपज का 6ठा भाग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पे कह रहे हैं भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भागवत संप्रदाय के विकास में, कौन सा संप्रदाय, भागवत संप्रदाय के डेवलपमेंट में किसकी देन अत्यधिक थी, किसकी थी, वो गुप्त की देन जो थी वो क्या थी, अत्यधिक थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, इससे जो होता है रात और दिन होता है। तो ये बात किसने की थी, ये बात की थी आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102 है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते। तो औषधि के क्षेत्र के लिए अपने कार्य में जाने जाते हैं। तो औषधि के क्षेत्र के लिए श्रुत को शल्यक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो जो श्रुत, इनको जो था, जो श्रुत थे, कौन थे, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सुश्रुत, जो सुश्रुत थे, ये किसके शल्यक्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल जो था लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता था, और शौनक को ऋग्वेद कालीन के लिए ऋषि थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि औषधि के, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, औषधि के क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे जो इसके आंसर होगा वो आपका है, इसलिए श्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका, देखिए आंसर इसमें तो ई दिखा रहा है, तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे ई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102 है, 103, चीनी यात्री हैंस सेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री हैंस सेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, हैंस सेंग ने कि भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, वो मथुरा था। कौन सा था, मथुरा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, कवि बाण निवासी था। कवि बाण जो निवासी था वो कहाँ का था, वो पाटलिपुत्र का निवासी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। चीनी यात्री इत सिंह ने जो था बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसका आंसर देखते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चीनी यात्री इत सिंह ने किससे कब किया था, यहाँ से 671 से लेकर 672 ईस्वी में, जब वो युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है यहाँ पे, 1671 से लेकर 671 से 672 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। कारण कि प्रसिद्ध चीनी यात्री, कौन सा, फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था, और किसने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तो कौन थे, कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था, यहाँ पे जावा सुमात्रा से था। किससे था, जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 110 है, स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गाँव दान में देने के लिए
प्रार्थना की थी। तो किसने की थी? यहाँ पे बाल पुत्र देव ने की थी। किसने की थी? बालपुत्र देव ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 111 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो विनाश हुआ उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था मुसलमान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 112 है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो कौन थे? तो चंदेल थे। सहयोगी कौन थे? चंदेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विक्रमशिला के शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? कौन सा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो निम्नलिखित राजाओं में किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो किसका नहीं हुआ? कदम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 क्वेश्चन है संगम युग में ओरायूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में, कौन से युग में? संगम युग में ओरायूर जो था किस लिए विख्यात था? तो किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 116 है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो कौन था? तो कौन था? विशाख दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज लासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज लासो के जो लेखक है वो कौन है? चंद्र बरदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ऑथर कौन है? तो कौन है जो सौपन वासवदत्ता के जो लेखक हैं वो कौन है? भास हैं। कौन है? भास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कौन सा काव्य? महाकाव्य है ये। कुमार संभव क्या है? एक महाकाव्य। और कह रहे हैं कि ये किस कवि ने लिखा है? तो किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने क्या लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है किरीतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्जुनीय पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? भारवी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है? मौन है। तो कौन मौन है? मिलिंद पन्हू। कौन है? मिलिंद पन्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है हर्षचरित। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित पुस्तक नामक जो थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो चोल वंश का जो संस्थापक था विजयलय था। कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयलय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 24 है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो था चोल पीरियड था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए चोल काल जो प्रसिद्ध था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर है 125 है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? यहाँ पे चोल प्रसिद्ध था। कौन था? चोल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 126 है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार, दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनके जो आकर्षक द्वार यानी कि जो गेट है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी किसी भी CTET, UP TET या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। CTET की भी तैयारी चल रही है, जल्दी आपकी UP TET और सुपर टेट की भी तैयारी कराई जाएगी और TGT PG की भी तैयारी इसी पे चैनल पे कराई जाएगी। अब मैं आप लोगों को इससे पहले मैंने जो कराया है वो आपको कराया है प्राचीन भारत का इतिहास। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका लेकर आऊँगी मध्यकालीन भारत का इतिहास। वो सभी क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं एक ही वीडियो में कवर कराऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।